एक ये है कि हमको ये लगता है कि जो कनाडा है वो खालिस्तानियों का समर्थक है, उनको समर्थन दे रहा है। और दूसरा जो है, जो यहाँ के जो छात्र हैं पूरे देश से, वो कनाडा में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं। तो इन दोनों मुद्दों पर हम बात करेंगे। जस्टिन ट्रूडो साहब को, जहाँ उनकी गवर्नमेंट को लगता है कि ये हमारे लिए गोल्ड डिगर हैं, हमें वोट भी ला के देते हैं, हमें पैसा भी देते हैं, हमें इनकी बात सुननी चाहिए, तो वहाँ पे वो फिर एक प्रोपेगेंडा, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा हावी हो जाता है। एक मंदिर को वेंडलाइज किया गया, उसके ऊपर बड़े गलत शब्दावली लिखी गई कि पंजाब इज़ नॉट इंडिया, पंजाब इज़ नॉट इंडिया। वो वेंडलाइज कौन करता है, उनको पकड़ में क्यों नहीं आते? वो कहते हैं कि ये खुद वेंडलाइज करते हैं। अगर कोई भी करता है तो those guys should be arrested, those guys should be arrested। तो 10,000 still is a big number। पहले ऐसे होता था कि हाँ 10 बंदे 15 बंदे वहाँ पे तिरंगे को आग लगाते थे। IBC 24 के दर्शकों, मैं यहाँ पर G20 समिट में IBC को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर पूरी दुनिया से 20 देशों के और यूरोपियन यूनियन के सारे बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं। 2000 से ज़्यादा मीडिया पर्सन हैं। और अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए न केवल ज्ञानवर्धक होने वाला है, बल्कि वो आपके काम की चीज़ भी होगी। मेरे साथ इस समय कनाडा से दो बहुत ही मशहूर आदमी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एक जो हैं वो दीपक पुंज हैं, जो कि रेडियो होस्ट हैं। थैंक यू जी, वेलकम। और एक है हमारे साथ मनन गुप्ता, जो कि मीडिया कमेंटेटर हैं। ये वहाँ के रेडियो पे, वहाँ के टेलीविज़न पे, इन दोनों को आप दे सकते हैं। दीपक पुंज का अपना खुद का एक शो चलता है। और जो सबसे बड़ी समस्याएं इस समय कनाडा में हम लोग जो यहाँ पर पढ़ते हैं भारत में, दो चीज़ें हैं। एक ये है कि हमको ये लगता है कि जो कनाडा है वो खालिस्तानियों का समर्थक है, उनको समर्थन दे रहा है। और दूसरा जो है, जो यहाँ के जो छात्र हैं पूरे देश से, वो कनाडा में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं। तो इन दोनों मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमने देखा कल जस्टिन ट्रूडो यहाँ पर पहुँचे भारत में, हमने सुबह भी देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उनका स्वागत किया। लेकिन अभी हम पहले बात करते हैं कि क्या सही में कनाडा खालिस्तानियों का समर्थन करता है। तो मेरे साथ दीपक पुंज जी, आप ये बताइए कि ये हम यहाँ पर देखते पढ़ते हैं, हमें ऐसा लगता है, जो एक आम भारतीय है, कि जो कनाडा में जो सरकार है वो जो खालिस्तानी चरमपंथी हैं उनके प्रति नम्र भाव रखती है, सॉफ्ट आउटलुक है। क्या आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। प्लस ये दोनों चीज़ें ना इंटरलिंक्ड हैं, मास माइग्रेशन एंड केव फैक्टर। उसका रीज़न ये है कि यहाँ से लोग वहाँ पे चले गए बहुत बड़ी संख्या में, और वहाँ पे जाके ट्रकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी बोलो कि आप प्रॉस्पर हुए, काफ़ी पैसे कमाए, और जब बंदे के पास फिर पैसा ज़्यादा आता है तो फिर वो पॉलिटिक्स की तरफ होता है। तो अभी भी हम जैसे जो पंजाबीज बेसिकली 2% इन इंडिया एंड 2% इन कनाडा, बट इन कनाडा 2% इज़ रिप्रेजेंटिंग 20%। सो वहाँ पे जो मोस्टली जो अपने बंदे हैं वो फंड करते हैं लिबरल पार्टी को। जैसे एक बार जस्टिन ट्रूडो लास्ट टाइम जब आए थे, उन्होंने बोला था कि मेरी कैबिनेट में ज़्यादा सिख हैं, सरदार हैं, इसके बजाय कि जितने मोदी गवर्नमेंट में हैं। तो वो ऐसे बयान क्यों देते हैं? बिकॉज ऑफ वोट फैक्टर। जैसे यहाँ पे है ना कि हाँ इतने % राजपूत है, इतने % ब्राह्मण है, हमने इसको वोट देनी है। तो वहाँ पे जो वोट का ऐसा एक सिस्टम, एक जंजाल रचा गया है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा। उसके साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि उनको लगता है कि इनके पास पैसे हैं और इनके पास वोटें हैं, और ये डोनेट भी करते हैं और वो हमें वोट भी देते हैं। तो उसके चलते वो जो एक लॉबी क्रिएट हो गई, बिकॉज मैनी ऑफ अस दे बिकेम मल्टी मिलियनियर, और वो डोनेट भी करते हैं खास करके लिबरल पार्टी को, चाहे वो थ्रू प्लेस ऑफ वर्शिप्स हो, जहाँ और बहुत सारे रीजंस हैं। तो वो पॉलिटिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। तो उनको भी लगता है, जस्टिन ट्रूडो साहब को, जहाँ उनकी गवर्नमेंट को लगता है कि ये हमारे लिए गोल्ड डिगर हैं, हमें वोट भी ला के देते हैं, हमें पैसा भी देते हैं, हमें इनकी बात सुननी चाहिए, तो वहाँ पे वो फिर एक प्रोपेगेंडा, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा हावी हो जाता है। जैसे कि अभी कल की बात है, एक मंदिर को वेंडलाइज किया गया, उसके ऊपर बड़े गलत शब्दावली लिखी गई कि पंजाब इज़ नॉट इंडिया, एंड मोदी जी के बारे में बड़ा गलत बोला गया, वेंडलाइज किया गया। अब वो वेंडलाइज कौन करता है, उनको पकड़ में क्यों नहीं आते? वो कहते हैं कि ये खुद वेंडलाइज करते हैं। अगर कोई भी करता है तो दोज गाइज शुड बी अरेस्टेड, उनको एक ड्यू जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन वो करते नहीं है।
और जितने भी राइडिंग्स हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ब्रैम्पटन हुआ, जहाँ सरी हुआ, जिथे जहाँ पे पंजाबी ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे वो नॉमिनेशन करवाते हैं वहाँ पे, क्योंकि नॉमिनेशन जब करवाते हैं तो उनको पैसे ज़्यादा इकट्ठे होते हैं। तो नहीं, बेसिकली लेकिन दीपक भाई एक बात बताइए कि जैसे हमने देखा कि एक उन्होंने रैली निकाली जिसमें कि बताया गया कि भारत माता को जेड़ियों में और पूरा खून में लथपथ दिखाया गया अभी पहले 15 अगस्त के पहले भी, और भी जो उनके फंक्शंस होते हैं। तो क्या ये जो पूरा सिख समाज है वहाँ पर जो सारे हैं, वो क्या उनमें सब में एंटी इंडिया फीलिंग है, या कुछ लोग हैं जिनमें एंटी इंडिया फीलिंग है? मैं आपके पास आऊँगा, आपसे भी बहुत खास चीज़ मुझे पूछनी है। तो ये क्या है कि मतलब आपको क्या लगता है कि ये कोई एक छोटा सा गुट है जो किसी और के बहकावे में है, या जो पूरे सारे सिख हैं जो हमारे सरदार कौम, क्योंकि ये तो काफ़ी देशभक्त होते हैं, सिख को तो माना जाता है, क्या कहते हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ये कौम बनाई गई थी। तो वहाँ आपको क्या फीलिंग लगता है कि क्या वजह है? सारे सिख ऐसे नहीं है, इसकी परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन पहले से अब इसकी परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है। उसमें थोड़ा सा बोलो कि उनका अपनी उसमें सेल्फिशनेस भी है कई लोगों की, जो सिख्स पॉलिटिक्स में आगे आना चाहते हैं उनको इस मुद्दे के ऊपर चुप रहना पड़ता है, जहाँ एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा और प्लस में जाके शोकेस करना पड़ता है ताकि उनको वोटें मिलें। लेकिन परसेंटेज इनकी कम है। हाँ, अगर हम पिछले 2 साल में देखें, जब से मोदी जी आए, जब से वो ट्रूडो साहब की लास्ट फेरी में जो प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद अगर वहाँ पे जो रेफरेंडम हो रहा है, खालिस्तान रेफरेंडम, अकॉर्डिंग टू दैम 50,000 लोग वोट डालते हैं एक बारी में। दैट्स अ बिग नंबर। अगर चलो हम बोलें कि 50,000 नहीं है, 10,000 है, तो 10,000 स्टिल इज़ ए बिग नंबर। पहले ऐसे होता था कि हाँ 10 बंदे 15 बंदे वहाँ पे तिरंगे को आग लगाते थे। अब वोट डालने 10,000 से लेके 50,000 बंदे आएंगे तो इट विल बी बिकमिंग ए बिग फैक्टर। तो वो जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट है, इट बिकम्स बिगर एंड बिगर। जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं तो वहाँ पे एक टिकटॉक्स पे जहाँ और वीडियोस चलती हैं, तो एक बंदा आके उनसे पूछता है फ्रॉम वेयर यू आर, वो कहते हैं आई एम फ्रॉम पंजाब। दे डोंट वांट टू से आई एम फ्रॉम इंडिया। और अगला बंदा पूछेगा आई थॉट पंजाब इज इन इंडिया। नो, पंजाब इज पंजाब, इंडिया इज इंडिया, पंजाब इज तो नॉट। ये वजह क्यों है वहाँ पर? मतलब मैं समझा कि देखिए एक तो वोट की राजनीति है कि अगर ट्रूडो कोई ऐसे काम कर रहे हैं तो ट्रूडो उनके खिलाफ ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे कि उनको उनके वोट लेने हैं, है ना? ये समझ में आता है कि चलिए यहाँ भी हिंदुस्तान में भी हम कई बार देखते हैं कि कई ग्रुप होते हैं, कई पार्टियाज होती हैं, कई लोगों जिनको वोट बैंक कहते हैं, है ना, कि भाई उनके खिलाफ ज़्यादा एक्शन नहीं लेते, उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी तुष्टिकरण को उनके लिए कहते हैं, हम यहाँ पे एक शब्द यूज़ करते हैं कि भाई हम माइनॉरिटी का तुष्टिकरण होता है, ऐसे काम। तो एक बात ये चीज़ समझ में आती है, लेकिन आखिरकार वो गए हिंदुस्तान से हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ की सरकार में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं या कुछ अलहदा और दूसरे देश हैं जो इनको भड़काते हैं? आपका क्या मानना है उसमें? वोट, इनको लगता है कि वोट बैंक है, लेकिन ऐसा करने से उनके वोट कटते भी हैं। 50% आते होंगे, 50% कटते भी हैं। लेकिन एक संस्था है वहाँ पे WSO, तो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स, चाहे जगमीत सिंह NDP से और डिफरेंट पार्टी से है, लेकिन ही इज लीडर ऑफ अपोजिशन, ही आल्सो बिलोंग्स टू WSO। नवदीप बैंस बिलोंग टू WSO। तो जो WSO का जो अगर आप एजेंडा देखें तो वो थोड़ा सा सेपरेट एजेंडे पे काम करते हैं। तो बेसिकली जितने लीडर्स हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो उनके अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं, नॉट पीपल एट लार्ज, नॉट इंडियन सिख डायस्पोरा, बट बिकॉज जो इलेक्टेड मेंबर्स के जो बिहाइंड द सीन ये स्टोरी है, इसलिए वो चीज़ ज़्यादा हावी हो जाती है। दैट्स द प्रॉब्लम। मैं आपके पास आऊँगा, एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए इस समय जिस तरीके से भारत पूरे विश्व में, जिस तरीके से भारत का उदय हो रहा है, हम एक विश्व गुरु बनने की, हम कहते हैं कि हमको विश्व गुरु बनना है। और अगर आपने ये आयोजन देखा होगा जिसमें दुनिया भर के सारे बड़े आए हैं लोग, तो क्या आपको लगता है, और जिस तरीके से भारत ग्लोबल साउथ में और इस रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया में पूरा अपनी एक पकड़ बना रहा है, क्या आपको लगता है, जिसमें अमेरिका और रशिया दोनों ही भारत से दोस्ती चाहते हैं, आपको लगता है कि कनाडा हमको नाराज करने की हिम्मत रखता है इस समय? That's the $1 million question. I asked Mr. Justin Trudeau personally this question. This question has been asked so many times. देखो, कनाडा अगर ऐसा करता है तो इसमें कनाडा का लॉस है, इंडिया का लॉस नहीं है, इंडिया का इसमें गेन ही है।
लेकिन कनाडा का इसमें लॉस है। कनाडा अपना यूरेनियम बेच सकता है। कनाडा इज़ नंबर 1 इन लंबर इंडस्ट्री, नंबर 1 इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जितना भी टीवी इंडस्ट्री है, सैटेलाइट्स हैं। तो बेसिकली अगर इंडिया के साथ कनाडा रिलेशनशिप अच्छे बनाएगा तो इसमें कनाडा का ही फ़ायदा है। आज की डेट में कनाडा की इकॉनमी बहुत नीचे जा रही है, उसको इंडिया के साथ अच्छे संबंध रखने ही पड़ेंगे। देयर इज़ नो अदर चांस। दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक और भी सवाल पूछूंगा। और अब मेरे साथ हैं मनन गुप्ता जी। गुप्ता जी, मेरी पत्नी का सरनेम भी गुप्ता है। क्या बात है, धन्यवाद। तो मुझे आसान सवाल आएंगे। नहीं, अब लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए कि मुझे यार कनाडा आना है, आइए, रहने आना है, क्या बात है ना। और ये मैं ही नहीं सोचता, इस समय ऐसे देश में कई देशवासी हैं, कई भारतीय हैं, और खासकर पंजाब के और इधर के जो लोग ज़्यादा हैं, वो चाहते हैं जी कनाडा जाना है ना, कनाडा जाना है। तो अगर किसी ने कनाडा जाना हो तो क्या सही है, जाना चाहिए कि नहीं, हमारा देश भी अब अच्छी तरक्की कर रहा है, उसे यहीं रहना चाहिए? देखिए, कनाडा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने आईबीसी पर आने का मौका दिया। रवि जी, कनाडा इज़ अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। हम खुद भी इमिग्रेंट्स हैं। 20 साल पहले जब इंडिया से कनाडा मूव हुए, वहाँ जाकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। कनाडा ने हमें अपनाया, कनाडा ने मौके दिए। इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी, आपके पास अगर कुछ करने का जज्बा है, आपने इंडिया से बाहर नहीं जाना। आप कहीं भी जा सकते हैं, चाहे कनाडा है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कहीं भी जाएँ। जहाँ जाकर आप मेहनत करें, उस मिट्टी को आबाद करें और अपने बैगेज ना लेकर आएँ। दिक्कत क्या होती है, जब हम इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ बाहर जाती हैं ना, हम अपना बैगेज ऑफ इश्यूज़ भी साथ ले जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज़ हो, चाहे वो कल्चरल इश्यूज़ हो, चाहे वो सामाजिक ताना बाना हो। जो नेगेटिव ताना बाना है, जब हम उसको लेकर जाते हैं, उसका फिर बहुत खमियाजा आने वाली जनरेशंस को होता है। सो आपका सवाल कि कनाडा में जाना चाहिए, कनाडा आएँ, डेफिनेटली आएँ। कनाडा इज़ अ G7 कंट्री। कनाडा ने अपने दरवाजे इमिग्रेंट्स के लिए खोले हुए हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो लीगल तौर पर आना चाहते हैं, जो कायदे कानून के मुताबिक आना चाहते हैं। अगर आप इलीगल रूट से जाएंगे, अगर आप सोचें मैं यहाँ से जहाज चढ़ूँ, वहाँ जाकर रिफ्यूजी फाइल कर दूँ, ठीक है, दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं, लेकिन वो फिर आप अपने होमलैंड के साथ भी इनजस्टिस कर रहे हैं और कनाडा के सिस्टम को भी आप अब्यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ठंड नहीं होती बहुत ज़्यादा यार? क्या 6-8 महीने तो ठंडी ठंड रहती है वहाँ पे, हम कहाँ सहन कर पाते हैं? नहीं, सहन डेफिनेटली कर सकते हैं। कनाडा में हर तरह का मौसम है, चारों मौसम, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, सब तरह के। नो डाउट सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा है। सर्दी हम लोगों को इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि हम जिस इलाके से जाते हैं, यहाँ पर तो स्नो देखने का नामो निशान नहीं है, दिल्ली में, पंजाब में। लेकिन डेफिनेटली अगर स्नो पड़ती है, स्नो को हैंडल करने के भी तरीके बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि विंटराइज्ड घर हैं, घरों के अंदर हीटर्स लगे हुए हैं, आपकी गाड़ियों में बढ़िया गाड़ियों, सड़कों के ऊपर बर्फ़ साफ़ हो जाती है, और बर्फ़ नो डाउट पड़ती है, कई इलाकों में एक्सट्रीम पड़ती है। लेकिन कनाडा दुनिया का दूसरा बड़ा देश है लैंड वाइज। सो एक कोने से दूसरे कोने में आप जाना हो, 3 घंटे का तो समय बदल जाता है, ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट। और अगर आप अटलांटिक में हैं तो 1 घंटा और पीछे कर लें। सो 4-4.5 घंटे का फ़र्क है। सो इट्स अ बिग कंट्री, हर तरह का मौसम है, हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड डेफिनेटली जो भी आपके दर्शक हैं, हम उनको जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि कनाडा को एक्सप्लोर करें। लेकिन क्या है मनन जी, जो हमारे दर्शक हैं ना जी, वो कहते हैं कि मुझे उनसे पूछो कनाडा क्यों जाना है जी। कह रहे जी शिक्षा फ्री है, एजुकेशन फ्री है जी, हेल्थ सुविधाएं वो फ्री हैं जी, है ना, मौसम बड़ा अच्छा है जी, थोड़ी ठंड पड़ती है, लेकिन और लोगों में आपस में उतना वैमनस्य नहीं है। लोग एक दूसरे को, हालांकि अभी देख रहे हैं कि खालिस्तानी, जैसे मैं दीपक जी से बात कर रहा था जी, तो क्या आपको लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई है कि शिक्षा कितनी फ्री है या कितनी अच्छी है? हेल्थ सही में अवेलेबल है कि भैया अगर मुफ्त है तो बहुत वेट करना पड़ता है, अगर कुछ स्पेशलिटी हो तो उसके लिए वेट करना पड़ता है जी। और मौसम तो शायद अच्छा है। ये तो ये 2 मुद्दे कितने इंपॉर्टेंट हैं या कितने सच हैं? देखिए, डेफिनेटली यूनिवर्सल हेल्थ केयर है कनाडा में। हेल्थ, आपको बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप टैक्स पे करते हैं तो आपको हेल्थ केयर ऑब्वियसली उसका बेनिफिट मिलता है। जरूरी नहीं जो लोग टैक्स पे नहीं करते उनको हेल्थ केयर नहीं मिलती। हेल्थ केयर सबके लिए फ्री है, जो वहाँ पर फॉर्मल तौर पर हैं, जो PR हैं या जो परमानेंट रेजिडेंट हैं, सिटीजन हैं। और जहाँ तक आपका सवाल है एजुकेशन का, एजुकेशन भी बिल्कुल एब्सोल्युटली बेसिक एजुकेशन अप टिल ग्रेड 12 फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद जब आपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना है तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी आपके एम गोल के मुताबिक आप यूनिवर्सिटी को पिक करते हैं और डेफिनेटली उसका आपको फीसेस देनी पड़ती हैं। लेकिन उसमें भी काफ़ी गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स होते हैं। अगर आप बचपन से ही बच्चे की ट्यूशन फ़ी सबमिट करा रहे हैं, डिपॉजिट करा रहे हैं, जिसको एजुकेशन सेविंग प्लान कहते हैं, तो आपको काफ़ी किफ़ायत हो जाती है एट द एंड ऑफ द
जोर का झटका धीरे से लगता है। लेकिन कहते हैं ना जैसे हेल्थ में क्या होता है कि कहते हैं कि पहले तो बेसिक अगर कुछ है तो ठीक है, लेकिन कहीं ऑपरेशन होना हो, दांत में अगर ज़्यादा परेशानी हो गई हो तो वेटिंग करना पड़ता है क्या? देखिए, बिल्कुल आपका अच्छा सवाल, बहुत ही टाइमली सवाल। हेल्थ केयर को लेकर आज की सिचुएशन ये है कनाडा में कि हेल्थ केयर वर्कर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है, खास करके कोविड से पहले भी और कोविड के दौरान तो हमने देखा है कि हेल्थ केयर वर्कर्स पलायन कर गए, उन्होंने हेल्थ केयर सिस्टम छोड़ दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ कंडीशंस थी, बहुत सारे एक्सट्रीम लंबे आवर्स उनको काम करने पड़ने थे और कोरोना का उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो इस वक्त कनाडा इनफैक्ट दरवाजे खोल रहा है दुनिया भर से हेल्थ केयर वर्कर्स को वहाँ बुलाने के लिए। आप चाहे कायरोप्रैक्टर हैं, चाहे नर्स हैं, चाहे डेंटिस्ट हैं, चाहे आप किसी तरह के भी मेडिकल फील्ड से हैं, आप वहाँ पर आएँ। कनाडा आपको प्रायोरिटी पर इमिग्रेशन दे रहा है। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि कुछ एक चीज़ों के आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, नो डाउट डेंटल केयर वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, डेंटल केयर बच्चों तक की फ्री है, लेकिन एडल्ट्स की अब क्योंकि वहाँ की सरकार अभी एनडीपी सपोर्ट कर रही है एक्सटर्नल से, उनके लीडर की ये मांग है कि बेसिक जौन सी डेंटल केयर है वो भी सबको फ्री होनी चाहिए। तो सरकार ने कुछ उसमें भी प्रावधान किए हैं, लेकिन हेल्थ केयर वर्कर सिंस कम है, शॉर्टेज है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उस तेजी से नहीं बढ़ पाया अनफॉर्चुनेटली जितनी तेजी से आबादी बढ़ी है। तो देखिए, हेल्थ वर्कर जो हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप जाइए कनाडा, आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि भैया अगर आपकी बेसिक हेल्थ खराब है तो आपको इलाज जल्दी मिल सकता है, अगर लेकिन कुछ स्पेशलिटी है तो उसमें टाइम लग सकता है। अब लेकिन जो हमारे छात्र देख रहे हैं वहाँ पर पढ़ने बहुत लोग जाते हैं ना, कई सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई हैं। बिल्कुल। तो क्या आपका क्या मानना है, क्योंकि आप वहीं से आए हैं, वहीं रहते हैं, ये इसमें इतनी सत्यता है कि हाँ, यहाँ के जो बच्चे हैं जो अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा पढ़ना चाहते हैं, उन्हें कनाडा जाना चाहिए और उनके लिए वहाँ पर जो एक वातावरण है यूनिवर्सिटीज़ में वो कितना अनुकूल है? देखिए, कनाडा का एजुकेशन वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एजुकेशन मिलती है वहाँ पर। आपको किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लेना पड़ता है अपने आप को ग्रो करने के लिए। जहाँ तक सवाल है कि यहाँ से भारत से या साउथ एशिया से जो बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं, नो डाउट वो बेटर फ्यूचर के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पाथवेज अवेलेबल हैं कि जब आपने पढ़ाई कर ली, वहाँ पर 1-2 साल का आपको कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस हो गया, तो आप परमानेंट रेजिडेंसी जिसको हम पीआर कहते हैं उसका पाथवे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ से हर इंसान ये सोच रहा है कि मान लो अब मैं इंडिया की बात करूँ, तकरीबन 40% जो स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा के, वो इंडिया से आ रहे हैं। उनकी गिनती 4 लाख के करीब है। अब कनाडा 4 लाख बच्चों को परमानेंट रेजिडेंसी नहीं दे सकता, उनके पास इतनी ऑप्शंस ही नहीं है। तो हो क्या रहा है, वो बच्चे बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हैं, क्योंकि वो उनमें से मेजॉरिटी 4 लाख में से बच्चे वो थे जिनके पेरेंट्स ने उनको बढ़िया फ्यूचर के लिए कनाडा भेजा। अच्छा, ज़्यादा पैसा खर्च करके, ज़्यादा पैसा, यहाँ से ज़मीनें बेच दी, यहाँ से कर्जे ले लिए, यहाँ से एजुकेशनल लोन्स ले लिए, बच्चे को भेज दिया। कई बच्चियाँ तो शादी करके जा रहे हैं कि भाई मैं जा रही हूँ तो घरवाला मेरा ओपन वर्क परमिट पर आ जाएगा। इस तरह के भी बहुत लेन देन हो रहा है। कई जेन्युइन है, कई बिल्कुल प्लांटेड फेक मैरिजेस हैं। तो ये जौन सा सिस्टम है ना, ये जौन सी सिस्टम का अब्यूज़ हो रहा है, उसका नुकसान इंडिया कनाडा के रिलेशंस में भी हो रहा है, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा कि बच्चे यहाँ से जाते हैं, वहाँ पर जाकर उस सिस्टम में सेट नहीं हो पाते, पीयर प्रेशर है, बहुत सारे बच्चे वहाँ पर मेंटल हेल्थ का शिकार हो रहे हैं, सुइसाइड्स कर रहे हैं। आमतौर पर ऑन एन एवरेज 8 से 10 डेड बॉडीज हर महीने कनाडा से अनफॉर्चुनेटली बच्चों की यहाँ आ रही हैं, विच इज़ वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग। तो ये थोड़ी सी जो खबर है ये थोड़ी दुख वाली है कि देखिए, आपकी आकांक्षाएं हो सकती हैं, आप ये सोच सकते हैं कि आप वहाँ पे बहुत, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर देश की एक लिमिट है, एक उनकी कि वहाँ पे उनकी कितनी ज़रूरत है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। अच्छा, एक बार बताइए मनन जी, कितना खर्चा आ जाता महीने का? अगर मैं जाऊं, 2 मियाँ बीवी 2 बच्चे अगर रहने चले जाएं वहाँ पे, जी कितना खर्चा आ जाता है? घर का किराया, खाना पीना मिला के, ट्रैवल मिला के? देखिए, अगर आप बिल्कुल औसतन बेसिक ज़िंदगी जीना चाहते हैं आज के दिन में, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, वहाँ की भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। पिछले साल भी महंगाई बढ़ गई है। अरे महंगाई की सीमा कोई नहीं होती, वो बिल्कुल बॉर्डर हर जगह बढ़ी रही है, हर जगह बढ़ रही है महंगाई। कनाडा की पिछले साल इन्फ्लेशन दर थी वो 8% थी, इस साल कम होकर, क्योंकि बैंक ऑफ कनाडा ने रेट बढ़ा दिया, तो इन्फ्लेशन कम होते होते 2.5% तक आ गई है। तो प्याज क्या भाव मिल रही है वहाँ पे? प्याज भी बहुत महंगा है जी, लाल प्याज ले लो, व्हाइट प्याज ले लो, वो आंखों में आंसू आते ही हैं। अच्छा, आंखों में आंसू आते ही हैं। सो जहाँ तक महंगाई की बात है, देखिए महंगाई जौन सी है, आपसे जानना था कि कितना खर्चा? हाँ जी, मैं उसी पर आ रहा था कि जो फूड इन्फ्लेशन है ना, वो अभी भी औसतन 10% के हिसाब से
ईयर टू ईयर बढ़ी है। सो आम परिवार का खर्चा तो फूड के ऊपर ही होता है ना, बेसिक रोटी कपड़ा मकान। घरों के किराए इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग है। इतनी जनता यहाँ से जा रही है, स्टूडेंट्स जा रहे हैं, स्टूडेंट्स अब आसमान के नीचे कहीं खुली छत के नीचे तो नहीं रहेंगे, घर भी चाहिए उनको, ठीक है। तो इसलिए किराए बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है फूड इन्फ्लेशन के कारण। तीसरी चीज़, जॉब्स उतनी ज़्यादा नहीं है। सो एक औसतन जौन सा मियाँ बीवी 2 बच्चों के साथ है, उनको औसतन 5 से 6 हज़ार डॉलर मिनिमम चाहिए। सिर्फ रुपए में बताओ, रुपए में डॉलर में समझ रहे हैं। 3 लाख के करीब, यू नो। जी 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 तो 3 लाख का खर्चा मतलब आ जाएगा, जिसमें कि मकान का किराया हो गया, खाना हो गया, ट्रैवल हो गया। जी 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 तो मतलब इतने ही कम से कम उसको नौकरी वहाँ पे करनी पड़ेगी। जी 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 ऐसा जरूरी है। बिल्कुल बेयर मिनिमम। नो डाउट गवर्नमेंट भी इंसेंटिव्स देती है, बच्चों के आपको फंड्स आते हैं, सोशल असिस्टेंस आती है, लेकिन इतना तो बेयर मिनिमम आपको कमाना ही पड़ेगा अगर आपने कनाडा में अपनी जीवन गुजारना है। तो यह आईबीसी के दर्शकों, आप समझ लो कि अगर आप 3 लाख रुपए कमा सकते हो जाके, जैसा कि मनन गुप्ता जी ने अभी बताया, तो आप कनाडा रह सकते हो कनाडा में। नहीं तो थोड़ी मुश्किल पड़ेगी, ठंड भी ज़्यादा है वहाँ पर। तो अब हम देख रहे हैं कि ये G20 में जिस तरीके का आप माहौल देख रहे हो कि अपने देश में भी काफ़ी तरक्की हो रही है, काफ़ी अपॉर्चुनिटी हो रही है, काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है हर क्षेत्र में, खासकर आईटी के क्षेत्र में और टूरिज्म के क्षेत्र में हमारा देश भी काफ़ी उन्नति कर रहा है। तो आप सोच सच के कदम देखिए, छात्र का जैसे उन्होंने बताया मनन गुप्ता ने कि छात्रों को कितनी सारी परेशानी हो जाती है। उससे पहले हमारे दीपक पुंज जी से हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा भेदभाव सिखों के प्रति या सिखों के प्रति जिस तरह की एंटीबा। तो ये ऐसा नहीं है कि माहौल, देखिए हर जगह कुछ चीज़ें प्लस होती हैं, कुछ चीज़ें माइनस होती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, तभी इस बात का निर्णय लें कि आपको कनाडा जाना है कि नहीं जाना। घूमने जाएं, ट्रैवल के लिए जाएं, टूरिज्म के लिए जाएं, बहुत अच्छी बात है, आपको पूरी दुनिया घूमनी चाहिए, लेकिन रहना है, अपने बच्चों को भेजना है, इसके पीछे सोचें, समझें और हमारा ये वीडियो ज़रूर देखें। तो इससे आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है।